गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, प्रमुख परिभाषाएं। किसी भी अधिनियम को भली भांति समझने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें प्रयोग किए गए विशिष्ट मदों एवं शब्दों के अर्थ एवं क्षेत्र की जानकारी कर ली जाए। केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 CGST की धारा 2 में अनेक ऐसी मदों की परिभाषाएं दी गई हैं जिनका प्रयोग अधिनियम में उसी अर्थ में लिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं इस प्रकार हैं। पहला है अभियोग योग्य दावे, एक्शनेबल क्लेम्स। इसकी परिभाषा धारा 2(1) में दी गई है। अभियोग योग्य दावे का अर्थ वही होगा जैसा कि संपत्ति के हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 में निर्दिष्ट किया गया है। संपत्ति के हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अनुसार अभियोग योग्य दावे से आशय निम्न को छोड़कर अन्य किसी भी ऋण से है। अचल संपत्ति की गिरवी से सुरक्षित ऋण, चल संपत्ति की रहन अथवा गिरवी से सुरक्षित ऋण। तीसरा है किसी भी चल संपत्ति के लाभकारक हित जो वास्तविक अथवा रचनात्मक किसी भी रूप में दावेदारी के कब्जे में नहीं हो। तो इस प्रकार इन 3 प्रकार के ऋणों को छोड़कर अन्य सभी ऋण अभियोग योग्य दावे में शामिल होंगे। इस प्रकार विविध देनदार एवं अन्य ऋण जो असुरक्षित अनसिक्योर्ड हैं अभियोग योग्य दावे की श्रेणी में आते हैं। ये ऐसे दावे होते हैं जिन्हें दीवानी न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके वसूल किया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि अभियोग योग्य दावे को केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम एवं राजस्थान मूल्य संवर्धित कर अधिनियम में माल की परिभाषा से बाहर रखा गया था, परंतु केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 CGST में इन्हें स्पष्ट रूप से माल की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। परंतु इस अधिनियम की 3rd शेड्यूल में यह दिया गया है कि लॉटरी, शर्त एवं जुए के अलावा अभियोग योग्य दावों के अन्य व्यवहारों को न तो माल की आपूर्ति माना जाएगा और न ही सेवा की आपूर्ति माना जाएगा। अतः लॉटरी, शर्त एवं जुए संबंधी अभियोग योग्य दावों को ही माल माना जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियोग योग्य दावे में सभी प्रकार के विविध देनदार एवं अन्य ऋण जो असुरक्षित अनसिक्योर्ड हैं अभियोग योग्य दावे की श्रेणी में आते हैं। 3 प्रकार के ऋण हैं वो अभियोग योग्य दावे में शामिल नहीं होंगे। वो पहले बताया है, अचल संपत्ति की गिरवी से सुरक्षित ऋण हो, चल संपत्ति की रहन अथवा गिरवी से सुरक्षित ऋण हो, किसी भी चल संपत्ति में लाभकारक हित जो वास्तविक अथवा रचनात्मक रूप से किसी दावेदार के कब्जे में नहीं हो। ये सभी प्रकार के दावे होते हैं जिन्हें दीवानी न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके वसूल किया जा सकता है। अगली परिभाषा है न्यायिक अथवा निर्णायक प्राधिकारी। न्यायिक प्राधिकारी से आशय
किसी भी ऐसे प्राधिकारी से है जो अधिनियम के तहत कोई आदेश या निर्णय देने के लिए नियुक्त या अधिकृत हो, परंतु इसमें निम्न को शामिल नहीं करते हैं। पहला है उत्पाद एवं सीमा शुल्क का केंद्रीय बोर्ड, पुनर्विचार करने वाले प्राधिकारी अथवा प्राधिकरण, अग्रिम निर्णय देने के लिए प्राधिकरण, अग्रिम निर्णय संबंधी अपीलीय प्राधिकरण, अपीलीय प्राधिकरण, और छठा है अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो न्यायिक अथवा निर्णायक प्राधिकारी कौन होंगे? न्यायिक प्राधिकारी किसी भी ऐसे प्राधिकारी को कह सकते हैं जो इस अधिनियम के तहत कोई आदेश या निर्णय देने के लिए नियुक्त या अधिकृत हो। और 6 प्रकार के जो बोर्ड या अधिकारी हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। न्यायिक प्राधिकारी में सहायक आयुक्त से मुख्य आयुक्त तक के प्राधिकारी आते हैं। वास्तव में इनके कार्य अर्ध न्यायिक प्रकृति के होते हैं। न्यायिक प्राधिकारी अपने स्वयं के आदेशों पर पुनर्विचार नहीं कर सकते हैं। यदि कोई करदाता इनके आदेशों से संतुष्ट नहीं हो तो वह अपीलीय प्राधिकारी सामान्यतः आयुक्त अपील को अथवा अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं न्यायिक अथवा निर्णायक प्राधिकारी से आशय किसी भी प्राधिकारी से है जो जीएसटी अधिनियम में कोई आदेश या निर्णय देने के लिए नियुक्त या अधिकृत हों। इनके कार्य कैसे होते हैं? अर्ध न्यायिक प्रकृति के होते हैं। और ये न्यायिक प्राधिकारी जो हैं वो अपने स्वयं के आदेशों पर पुनर्विचार नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आगे अपील करनी होती है। यदि कोई करदाता इन अधिकारी के आदेशों से संतुष्ट नहीं है तो वह आगे इसकी अपील कर सकता है। सामान्यतः अपील आयुक्त अपील को की जाती है या अपीलेट ट्रिब्यूनल को की जाती है।